राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, बीए पार्ट प्रथम में राजनीति विज्ञान के मूल आधार वाले पेपर में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में दो कंसेप्ट, राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास और राजनीतिक संस्कृति के रूप में दिए हैं। मित्रों, इन कंसेप्टों को बारीकी से हमें समझना है। यद्यपि राजनीतिक आधुनिकीकरण, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन और राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ये दोनों कंसेप्ट हमें एक जैसे दिखाई देते हैं, परंतु राजनीति विज्ञान की दृष्टि से इनमें पर्याप्त अंतर होता है। दोनों ही अवधारणाएं अलग हैं। इसके अंतर को हम दोनों कंसेप्टों को अच्छी तरह से समझने के बाद स्पष्ट करेंगे। तो चलते हैं विद्यार्थियों, राजनीतिक आधुनिकीकरण को लेकर। मित्रों, राजनीतिक आधुनिकीकरण समाज को आगे बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। यह निरंतर परिवर्तन की जटिल और बहुपक्षीय प्रक्रिया है, जिसका संबंध नगरीकरण से नहीं है, लोकतंत्रीकरण से नहीं है, औद्योगिकीकरण से नहीं है, शिक्षा, संचार और पब्लिक वेलफेयर से संबंधित जन सहभागिता से ही नहीं है, अपितु इसका संबंध राष्ट्रीय दृष्टिकोण, समाज के सभी स्तरों पर प्रवेश और एकीकरण आदि तत्वों से है। मित्रों, इस कंसेप्ट को समझने के लिए विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो दी गई परिभाषाएं, उन्हें हमें समझना होगा। सर्वप्रथम कोलमैन ने राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिभाषा को बताते हुए लिखा है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण ऐसे संस्थागत ढांचे का विकास है जो पर्याप्त लचीला और इतना शक्तिशाली है कि उसमें उठने वाली मांगों का वह मुकाबला कर सके। कहने का तात्पर्य यह है, कोलमैन ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन में जितनी भी राजनीतिक संरचना है, जितना भी राजनीतिक संरचना का ढांचा है, उसका जो विकास होता है, वो विकास के फलस्वरूप इतना अधिक शक्तिशाली रहे, वो इतना अधिक लचीला रहे कि जनता के द्वारा उठने वाली जितनी भी मांगे हैं, उनका वो पूरी क्षमता से मुकाबला कर सके, उन मांगों को वह पूरा कर सके। विद्यार्थियों, इसके बाद
हंटिंगटन जो विद्वान हैं वो राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिभाषा को बताते हुए कहते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण एक ऐसी बहुपक्षीय प्रक्रिया है जिसमें मानवीय विचार और क्रियाओं के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन शामिल होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, हंटिंगटन महोदय ये समझाने का प्रयास करते हैं कि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन एक पक्षीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह बहुपक्षीय प्रक्रिया है जिसमें मानव के विचार और मानव की क्रियाएं, उन सभी में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की श्रेणी के अंतर्गत माना जाता है, समझा जाता है। मित्रों, विद्यार्थियों, इसके बाद हम बेंजामिन स्वार्ट्ज जो विद्वान हैं उन्होंने इसकी जो परिभाषा को बताया है उसको लेते हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण विविध मानवीय उद्देश्यों के लिए मानव के भौतिक और सामाजिक वातावरण के विवेकपूर्ण नियंत्रण के लिए मानवीय ऊर्जा का व्यवस्थित, सतत और शक्तिशाली उपयोग है। मित्रों, विद्यार्थियों, बेंजामिन स्वार्ट्ज यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत जो मानव के उद्देश्य हैं, जो मानव के लक्ष्य हैं, उनके लिए मानव को भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण उपलब्ध कराना, उनके लिए मानवीय ऊर्जा और उस ऊर्जा का सदुपयोग व्यवस्थित तरीके से किया जाना राजनीतिक आधुनिकीकरण की श्रेणी के अंतर्गत आता है। विद्यार्थियों, विभिन्न विद्वानों ने राजनीतिक आधुनिकीकरण को विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जितनी भी राजनीतिक शक्ति हैं, उन शक्तियों का सदुपयोग, उनकी सर्वोपरिता, पब्लिक वेलफेयर के कार्य, पारंपरिकता से मुक्ति, राजनीतिक जितनी भी संरचनाएं, संस्थाएं, उनका स्पेशलाइजेशन, उनका विशेषीकरण, विभेदीकरण और राजनीति के अंदर बढ़ती हुई जनता की सहभागिता, नौकरशाही का बढ़ता हुआ व्यापक आधार, ये सभी राजनीतिक आधुनिकीकरण के ही लक्षण। मित्रों, विकासशील देशों के संदर्भ में यह सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया का नाम है। यह प्राचीन से नवीनता की ओर समाज का प्रस्थान है। जैसा कि मैंने बताया, यह बहुपक्षीय और बहुमुखी प्रक्रिया है जो आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में हमें दिखाई देती है, दृष्टिगोचर होती है। पर्यावरण एवं प्रकृति पर बढ़ता हुआ नियंत्रण, तकनीकी का विकास, शहरीकरण, औद्योगिकरण, जनता की बढ़ती हुई सहभागिता, बढ़ती राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय, संचार साधनों का विकास, सामाजिक गतिशीलता, स्वतंत्रता, समानता के सिद्धांतों का विकास, राष्ट्रीय एकता के प्रति हमारी निष्ठा, इन सभी को हम आधुनिकीकरण के अंतर्गत ही रख सकते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, जितना भी ये पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के अंदर डेफिनेशन के अंतर्गत विद्वानों ने अपने विचारों को बताया है, समझाया है, वो सभी यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की जो लक्षण हैं वो राजनीतिक
सत्ता के विशेषीकरण, राजनीतिक संरचनाओं के विभेदीकरण और लोक कल्याण कार्यों की ओर उनका उन्मुख होना, जनता की सभी समस्याओं को हल करने के लिए सरकार का प्रयत्नशील रहना राजनीतिक आधुनिकीकरण की श्रेणी के अंतर्गत ही आता है। विद्यार्थियों, इस प्रकार राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक विकास की एक पूर्वगामी शर्त है। राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक विकास को एक धरातल प्रदान करता है। मित्रों, विद्यार्थियों, जब हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को लेंगे तब ये स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास में पर्याप्त अंतर हमें दिखाई देता है। मित्रों, अब हम चर्चा करना चाहेंगे कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के जो लक्षण हैं, जो विशेषताएं हैं, वो क्या हैं। प्रमुख रूप से राजनीतिक आधुनिकीकरण में केंद्र में शक्ति का केंद्रीकरण होने लगता है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो राजनीतिक शक्ति का महत्व इतना अधिक बढ़ जाता है कि वो हमें राजनीतिक आधुनिकीकरण ही दिखाई देने लगती है। मित्रों, विद्यार्थियों, दूसरा लक्षण हमें जो दिखाई देता है राजनीतिक आधुनिकीकरण का, वो ये है कि राज्य या सरकार की समाज में जब अधिकाधिक पहुंच हो जाती है तब यह संभव होता है कि सरकार सत्ता सकारात्मक कार्यों में अपने आप को आगे बढ़ाए, और इससे स्पष्ट होता है कि राज्य या राजनीतिक व्यवस्था जब पब्लिक वेलफेयर कार्यों में निरंतर संलग्न हो जाती है, लीन हो जाती है, तो वह राजनीतिक आधुनिकीकरण की निशानी होती है, दिखाई देती है, प्रतीत होती है। विद्यार्थियों, इतना ही नहीं, राजनीतिक आधुनिकीकरण की ये जो प्रक्रिया है वह दोहरी प्रक्रिया के रूप में हमें दिखाई देती है। राजनीतिक आधुनिकीकरण में राजनीतिक व्यवस्था और समाज की अंतःक्रिया अत्यधिक बढ़ जाती है, और इसके माध्यम से केंद्र और समाज में स्थिति राजनीतिक शक्ति के विभिन्न केंद्रों में आपस में अत्यधिक अंतःक्रियाएं करने लगती है, और इसी से सरकारें जनसंपर्क में आती है, पब्लिक के संपर्क में आती है, और इससे राजनीति में जन सहभागिता हमें दिखाई देती है, बढ़ती है। मित्रों, विद्यार्थियों, राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षण को आगे बढ़ाते हुए विशेषताओं के संदर्भ में अगला बिंदु जो हमें दिखाई देता है वो है परंपरागतता से मुक्ति। सत्ता के परंपरागत स्रोतों का निर्बल होना, उनके स्थान पर राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता की स्थापना होना राजनीतिक आधुनिकीकरण की एक विशेषता है। यदि किसी आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में सत्ता के परंपरागत तत्व प्रभावशाली बने रहते हैं तो राजनीतिक आधुनिकीकरण का उतनी ही मात्रा में ह्रास होने लगता है। इसलिए हंटिंगटन महोदय कहते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया परंपरागतता से मुक्ति है। मित्रों, अंधविश्वास, कुरीतियां, समाज से दूर होना राजनीतिक आधुनिकीकरण की ही निशान। विद्यार्थियों, राजनीतिक आधुनिकीकरण के लक्षण को आगे बढ़ाते हुए राजनीतिक संस्थाओं का जो विभेदीकरण है, जो विशेषीकरण है, जो स्पेशलाइजेशन है, वो सब
राजनीतिक आधुनिकरण ही कहलाता है। जितनी भी हमें इंस्टीट्यूट दिखाई देते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक संरचनाएं अपने अपने कार्यों को करें, स्वायत्त होकर कार्यों को करें। प्रत्येक अंग के द्वारा जो निर्धारित कार्य है उनको पूरा करें। ये स्पेशलाइजेशन कहलाता है। और समय की मांग है कि आने वाले समय में प्रत्येक संस्था को कार्य का बोझ न डाल करके उस पर विशेष कार्यों को करने के लिए उसका उत्तरदायित्व निर्धारण कर देना चाहिए, जिससे उसकी क्षमता में वृद्धि हो और वह उस निर्धारित कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न कर सके। मित्रों, राजनीतिक आधुनिकीकरण से राजनीतिक व्यवस्था के जो विभिन्न कार्यों में निरंतर वृद्धि होती है और इससे राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों में विशिष्टीकरण हमें दिखाई देता है। कार्य व संस्थाओं का यह विशिष्टीकरण हमें अनेक स्तरों पर दिखाई देता है और इससे राजनीतिक कार्यों और राजनीतिक संस्थाओं का बहुस्तरीय विविधीकरण कहा जा सकता है। मित्रों, विद्यार्थियों, इतना ही नहीं, राजनीतिक शक्ति की सर्वोपरिता, लोक कल्याण कार्यों में सत्ता का बढ़ता हुआ प्रभाव, शासन सत्ता का पब्लिक वेलफेयर कार्यों की ओर उन्मुख होना, पारंपरिकता से मुक्ति, राजनीतिक संस्थाओं संरचनाओं का विभिन्नीकरण, विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन, इन सभी से राजनीतिक आधुनिकीकरण में जनता की बढ़ती हुई सहभागिता दिखाई देती है, पाई जाती है। इससे लोगों का राजनीतिक व्यवस्था में लगाव बढ़ने लगता है। साधारण जनता स्थानीय, प्रांतीय और सामुदायिक मामलों की तुलना में राष्ट्रीय राजनीति में अधिक रुचि दिखाई देने लगती है, रुचि लेने लगती है। मित्रों, राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक अन्य लक्षण नौकरशाही का बढ़ता हुआ प्रभाव होता है। इसके अलावा राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक लक्षण एकीकृत शासन व्यवस्था का विकास है। राजनीतिक आधुनिकीकरण एक ऐसी शासन व्यवस्था का विकास करता है जो संस्थाओं के कार्यात्मक विशेषीकरण एवं उसकी स्वायत्तता की रक्षा करते हुए उनके बीच एक व्यवस्थित ढंग के एकीकरण की स्थापना करता है। मित्रों, विद्यार्थियों, इसके अलावा शासकों की जनता के प्रति दायित्वों में जो वृद्धि है, राजनीतिक आधुनिकीकरण में शासक के कार्यों, अधिकारों, शक्तियों और प्रभाव में वृद्धि के साथ ही जनता के प्रति उसके दायित्वों और जवाबदेही में जो वृद्धि दिखाई देती है, इससे एक नए अभिजन वर्ग की हमें स्थापना होती है जो शासक वर्ग के उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर विश्वास रखता है। मित्रों, विद्यार्थियों, इन सभी के साथ परिवर्तन की जो क्षमता है, शासन और सत्ता में परिवर्तन की जो क्षमता है, वो राजनीतिक आधुनिकीकरण की निशानी। राजनीतिक आधुनिकीकरण के साथ ही समाज में विभिन्न दबाव समूहों और हित समूहों का चूंकि उदय होता है और वे अपनी मांगों की पूर्ति के लिए पॉलिटिकल सिस्टम पर दबाव डालते हैं। इससे समाज में नए संघर्षों का जन्म होता है और राजनीतिक आधुनिकीकरण की दृष्टि से राजनीतिक व्यवस्था में इतनी अधिक क्षमता अवश्य होनी चाहिए कि वह अनुचित मांगों को इनकार कर सके और उचित मांगों को पूरी कर सके, जिससे सार्वजनिक हित को बढ़ाने वाली मांगों को पूर्ति करने के लिए एक नीति का निर्माण कर सके और उन्हें लागू कर सके। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने राजनीतिक आधुनिकीकरण
की डेफिनेशन को समझा, राजनीतिक आधुनिकरण के लक्षण और विशेषताओं को विस्तार पूर्वक हमने चर्चा की। अगली वीडियो में हम राजनीतिक विकास को समझने का प्रयास करेंगे और फिर हम दोनों के मध्य जो अंतर है उसको स्पष्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।